everyone, how's you all? I hope everybody is doing fine. In this lecture video, I'll be going to talk about the next part of legal aspect. Before going forward, let me tell you, आज से लेकर 28 तक आपको मिल रहा है स्पेशल ऑफर, दैट इज़ 30% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, एग्जाम आपको पता है जून और जुलाई में है. सो जिन ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है NTA UGC नेट का, यू कैन टेक्स्ट मी एट 8054481573. 8054481573. चलिए आज अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपनी क्लास का. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन, इंडेमनिटी का आपने बताना है रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है. कहते हैं इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपेंसेशन फॉर द लॉस. सेकेंड, इट इज़ नॉट कंटिंजेंट इन नेचर. इट हैज़ टू पार्टीज, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर. इंडेमनीफायर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनिटी होल्डर फॉर एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस ले रहे हो, सो यू. एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे. रॉन्ग ऑप्शन बताना है. याद रखिए, सबसे पहले आपको मतलब बता दो. इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपेंसेशन फॉर द लॉस. क्या होता है? कंपेंसेशन फॉर द लॉस. तो ऑब्वियसली जब लॉस होगा तभी आपको कंपेंसेट किया जाएगा. ठीक है ना. सो जब लॉस होगा तभी आपको कंपेंसेट किया जाएगा. इसका मतलब क्या है? सो पहला ऑप्शन ठीक है, कंपेंसेशन फॉर द लॉट. तो अगर लॉस होगा तभी कंपेंसेट किया जाएगा ना, मतलब ये कंटिंजेंट है. लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहाँ पर लिखा नॉट कंटिंजेंट, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है. दो पार्टीज होती है, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर. जैसे कंपेंसेट कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करती है ना. अगर आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपने वाटर इंश्योरेंस करवाया, मैराइन इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर आपका जहाज डूब जाता है तो आपको मिलेगा ना इंश्योरेंस के पैसे. तो इंडेमनीफायर कौन हुआ? जो आपको पैसे देगा. इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ? जैसे हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं. तो सारे ऑप्शन ठीक थे सेकंड ऑप्शन को छोड़कर. और याद रखेंगे इंडेमनिटी में कंपेंसेशन फॉर द लॉस होगा तभी होगा. एंड इसमें दो पार्टीज होती हैं, सिर्फ दो पार्टीज होती है, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर. सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. हिंदी मीडियम वाले भी आई होप इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम में थोड़ा स्लो चल रहा है तो, है ना. चलिए, इंडेमनिटी का सेक्शन कौन सा है? नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज द सेक्शन ऑफ इंडेमनिटी. क्षतिपूर्ति की धारा कौन सी है? इट इज 125. लिख लीजिए, 125 इज द सेक्शन ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने इंडेमनिटी वाला चैप्टर का नया पॉइंट करना है. क्यों? अभी हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर हम ये आ गए हैं, जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये सारे चैप्टर्स मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी. नेक्स्ट कहते हैं फायर इंश्योरेंस इंडेमनिटी में आ जाता है, कंपेंसेशन हो जाता है. मेराइन इंश्योरेंस आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है. ठीक है जी. इंडेमनिटी डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इंडेमनिटी में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते. सो मेरे प्यारे बच्चों, फायर इंश्योरेंस आता है, मेराइन आता है, लाइफ की नहीं इंडेमनिटी होती. क्यों? लाइफ तो ज़िंदगी तो जानी जानी है. सो आपके इंडेमनिटी वाले चैप्टर में लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब ही है मे और मे नॉट अराइज. तो आपकी ये भी तो है ना कि मौत तो लेकिन आनी ही आनी है. मौत में थोड़ी है मे और मे नॉट अराइज. ठीक है, आग का है ना, आग लग भी सकती है, नहीं भी. मैराइन का है कि जहाज डूब भी सकता है, नहीं भी. सो लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट. ठीक है जी. सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. ओके, चलिए आगे. हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए. अग्नि बीमा आएगा, समुद्री भी आएगा, जीवन नहीं आएगा. और ये भी ठीक है. हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन गारंटी. अब इंडेमनिटी का मतलब आपको बता दिए. गारंटी, गारंटी के अंदर बच्चों 3 पार्टीज होती हैं. ठीक है जी. कैसे 3 पार्टीज होती हैं यहाँ पर? कैसे 3 पार्टीज होती हैं? गारंटी क्या क्या मतलब है? देखो, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है. क्रेडिटर कौन होता है? उधार देने वाला. डेटर कौन होता है? उधार लेने वाला. फिर इसके बीच में तीसरा पर्सन आता है, श्योरिटी. श्योरिटी कहता है कि अगर डेटर ने उधार के पैसे नहीं चुकाए तो उसके बदले में मैं चुकाऊंगा. इसलिए इसमें 3 पार्टीज होती हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. ओके. सो इंडेमनिटी एंड गारंटी में दोनों में डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है जी. एंड अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि MCQs कर रहे हैं ना, फटाफट हमने आगे बढ़ना है. पर्सन हु गिव्स द गारंटी. गारंटी कौन देता है? ऑब्वियसली अभी आपको बताया कौन गारंटी देता है, थर्ड पार्टी. वो थर्ड पार्टी कौन है? श्योरिटी. ओके. पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ
हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन, किसके रिस्पेक्ट में गारंटी दी जाती है? डेटर ने पैसे चुकाने हैं कि क्रेडिटर ने चुकाने हैं? दिमाग लगाए, डेटर ने चुकाने हैं ना, तो आंसर क्या होगा? प्रमुख देनदार, प्रिंसिपल डेटर। और पर्सन टू होम गारंटी, वह व्यक्ति जिसे गारंटी दी जाती है। गारंटी दी किसे जाती है? क्रेडिटर को, कि क्रेडिटर तेरा पैसा हम चुका देंगे। ऑप्शन नंबर 3। ओके, गारंटी कम्स अंडर विच सेक्शन? गारंटी कौन से सेक्शन में आता है? 126। इंडेमनिटी किस में आता है? 125। और गारंटी 126 में। अब देखिए, कहते हैं किसके फीचर है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो होनी ही होनी है, क्यों? उधार है ना, उधार तो चुकाना ही चुकाना है। लाइक ये जो गारंटी वाला है, गारंटी मतलब होना ही होना है, हो गया ना, कि लाइबिलिटी तो है ही है। कॉन्करेंस बिटवीन 3 पार्टीज, 3 पार्टीज का हो गया ना जोल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, तीनों पार्टीज में आपस में भी कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कुछ छुपाओ, सब कुछ क्लियर कट बताओ। कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, ऑफकोर्स समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। डेटर क्रेडिटर को क्यों पैसा देना चाहता है? क्योंकि क्रेडिटर ने उसे कोई सामान दिया है। और श्योरिटी का इसमें क्या बेनिफिट है? श्योरिटी को पैसा मिलेगा, उसके बदले में कमीशन सी मिलेगी। रिटर्न नॉट नेसेसरी, कहते हैं याद रखना, हमारा जो इंडियन लॉ है वो ये कहता है गारंटी के टाइम पर लिखत ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो लिखत नहीं ज़रूरी है। ये किसका पार्ट है? गारंटी। ठीक है, गारंटी के यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गए हैं, गारंटी। सो और लेकिन इंडेमनिटी में लिखत ज़रूरी है, रिटर्न होना ज़रूरी है। इसमें गारंटी में ये भी ज़रूरी नहीं है। सो ये 5 फीचर किसके हो गए? गारंटी के। याद करेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दायित्व का अस्तित्व, 3 के बीच सहमति, कोई गलत बयानी नहीं, विचार लेखन आवश्यक नहीं, यह गारंटी के फीचर्स हैं। लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज सेकेंडरी, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज प्राइमरी। बोथ आर राइट, डन इज राइट। ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्यों? इंडेमनीफायर इंडेमनीमिटे में तो है ना कि इंडेमनीफायर ने ही देने हैं पैसे, क्यों? इंश्योरेंस कंपनी ही, 2 ही तो पार्टीज हैं, तो इसकी लाइबिलिटी तो प्राइमरी हुई ना, यहाँ पर प्राइमरी आएगी। श्योरिटी, श्योरिटी तब पैसा देगा जब डेटर पैसा नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि डेटर की यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइबिलिटी प्राइमरी हुई और श्योरिटी की सेकेंडरी हुई। सो अंडर गारंटी श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है, जमानत सेकेंडरी होती है। लेकिन इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है। ओके, सो यहाँ पर ऊपर नीचे किया हुआ है आंसर को, नन इज राइट। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का क्या मतलब है? स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ अदर। लेट्स सपोज डेटर क्या करता है, डेटर पैसे नहीं देता तो श्योरिटी को पैसे देने पड़ते हैं, श्योरिटी पैसे दे देता है। अब श्योरिटी क्या बन जाएगा? अब श्योरिटी डेटर बन जाएगा, मतलब क्रेडिटर से ले लेगा, क्रेडिटर का जो सामान है वो ले लेगा। ठीक है जी, स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ अदर मतलब कोई भी बेनिफिट जो डेटर को मिलना था अब वो श्योरिटी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो सब्रोगेशन प्रिंसिपल कहता है कि अब श्योरिटी सारे उस हक के लिए वैलिड है, लायबल है, उस सारे हक उसे मिलेंगे जो डेटर के थे। क्यों? डेटर ने तो पैसे चुकाए नहीं, तो वो तो अपने राइट से हाथ धो बैठा है, इसलिए सब्रोगेशन में श्योरिटी को मिलेगा। ओके, चलिए। एक्शन ऑन और एक्शन बिफोर पेमेंट इज द राइट गिवन टू श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, अदर नेम इज ऑफ, क्या है? एक्शन बिफोर पेमेंट। अगर याद रखना, अगर श्योरिटी को लगता है कि डेटर मेरे पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी पहले ही एक्शन ले लेता है डेटर के अगेंस्ट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्वाजी टाइमेट एक्शन, अर्ध समयबद्ध क्रिया। ओके, श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय, देखो श्योरिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? अगर तो डेटर ने पैसे दे दिए तब रेवोकेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर मर गया फिर वो कैसे अपनी ड्यूटी निभाएगा? बाय नोवेशन, अगर डेटर और क्रेडिटर ने आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दिया या फिर कुछ एडिशनल टर्म्स ले आए, या फिर रिलीज ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के पैसे उसको मिल गए हैं, तो श्योरिटी इन सभी रीज़न से। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जिससे श्योरिटी रिलीज हो सकता है, बट इनसे आई होप आपको पूरा मतलब क्लियर हो गया है कि डिस्चार्ज कैसे होता है श्योरिटी।
सो रॉन्ग ऑप्शन इसमें से रॉन्ग इज हाँ. और रिलीज ऑफ क्रेडिटर नहीं, श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय रिलीज ऑफ. अब रिलीज ऑफ यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन बताना था. किसके रिलीज होने पर? अगर डेटर रिलीज हो गया है, मतलब अगर डेटर ने पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर थोड़ी रिलीज होता है, क्रेडिटर ने तो पैसे लेने हैं. इस वजह से रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ? रिलीज ऑफ क्रेडिटर. या रिलीज ऑफ क्रेडिटर की जगह पर देनदार आना था, दैट इज डेटर आना था, कि डेटर ने पैसे दे दिए, फिर श्योरिटी अपने आप रिलीज हो जाता है. क्रेडिटर के साथ थोड़ी श्योरिटी का डायरेक्ट लिंक है, डेटर के साथ है ना, क्योंकि डेटर के भी हाफ पर वो बोलता है कि मैं पेमेंट दे दूंगा अगर डेटर नहीं देगा तो. सो रिलीज ऑफ डेटर. बेलमेंट इज, बेलमेंट क्या होता है? टू गेट, टू डिलीवर, टू गेट आउट ऑफ जेल, ऑल ऑफ द अबव. बेलमेंट इज टू डिलीवर. ओके, अब बेलमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझे. बेलमेंट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेट सपोज मैंने टेलर को सूट दिया है सिलने के लिए, तो मैं उसको क्या दूंगा? उसका बेलमेंट, उसको छुड़वाने के लिए, सूट को छुड़वाने के लिए पैसे दूंगा. अगर मैंने सूट के पैसे नहीं दिए तो वो जो टेलर है वो पैसे, वो सूट रख सकता है अपना, है ना. सो अब सेकेंड पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय बेलर टू बेली. बेलर हो गया, लेट्स सपोज मैंने अपने फ्रेंड को घर की चाबी दी, तो मैं हो गया बेलर, बेली कौन हो गया? मेरा फ्रेंड. विदाउट एनी रिवॉर्ड, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, मैं उसको रिवॉर्ड थोड़ी दूंगी. मैं कहूँगी यार मैं जरा शादी पर जा रहा हूँ, तू मेरे घर पे रुक जा. इसे क्या बोलेंगे? ग्रेटुशियस बेलमेंट, निशुल्क जमानत. ओके, गुड्स आर डिलीवर्ड विदाउट एनी रिवॉर्ड. नेक्स्ट इज एक्स डिलीवर ए वॉच टू वाई फॉर रिपेयर फॉर 100 रुपीज़, है ना. अब देखो, अब बेलमेंट का मतलब पता लग गया. एक्स ने वाई को डिलीवर करी वॉच की, मेरी वॉच रिपेयर कर दो. उसने कहा ठीक है 100 रुपये लगेंगे. उसने रिपेयर कर दी, उसने 100 रुपये दे दिए. मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर लिया ना. ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? बेलमेंट का. ओके, नाउ एक्स डिलीवर ए वॉच, उसने बोला कि मेरी वॉच रिपेयर कर दे, 100 रुपये दूंगा. वाई ने रिपेयर कर दी, बट एक्स ने 100 रुपये नहीं दिए. अब एक्स ने धोखा किया. अब जिसने वॉच रिपेयर करी है उसके पास राइट है कि वो गुड्स अपने पास रख सकता है. रखने को बोलते हैं ग्रहणधारक लेन. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब सामने वाला अपना नहीं काम पूरा करता है तो आप लेन कर लोगे, ठीक है ना. लेन. नेक्स्ट इज, अब एक्स ने, अब फिर वही सेम एग्जांपल, एक्स ने डिलीवर करी वाई को वॉच की, प्लीज़ रिपेयर कर दे, 100 रुपये दूंगा. वाई ने रिपेयर कर दी, एक्स ने पैसे नहीं दिए. अब इसके लिए वाई ने अपने पास वॉच रख ली. अब जब तुम वॉच ही रिपेयर करने के लिए गए हो और वॉच ही उसने अपने आप जब्त कर ली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर लेन. तो जब आप जिस जो चीज़ आपने ठीक करने के लिए दी है या जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही चीज़ आप संभाल कर रख लेते हो, उसे हम जनरल लेन कहते हैं. सॉरी, पर्टिकुलर लेन कहते हैं. पर्टिकुलर लेन हो गया ना कि इसी प्रोडक्ट को आपने लिया, सो आंसर इज 2. लेकिन जो बैंकर, वॉर फिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? आपने बैंकर का पैसा नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? आपके घर में से आकर कुछ भी उठा लेंगे, एसी उठा लिया, फ्रिज उठा लिया. तो जब ये ज़्यादातर जो जनरल लेन होते हैं ये लोग करते हैं, बैंकर, वॉर फिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है जी, दलाल वगैरह, उच्च न्यायालय के वकील. सो इट मीन्स जनरल लेन. जनरल लेन का मतलब जब आपको आपके पैसे नहीं मिलते आप कुछ भी उठा सकते हो. पर्टिकुलर मतलब जो जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस चीज़ को ठीक करने की बात हुई थी, लेट्स सपोज वॉच वाले एग्जाम्पल में, तो वही आप लोग. सो बैंकर, वॉर फिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट क्या करते हैं? जनरल लेन. ओके, X borrows 100 rupees from Y and gives a golden necklace of his wife as a security. तो जब आप किसी को पैसे उधार देते हो पर उस उधार के बदले आप उस पर विश्वास थोड़ी करते हो, आपने उसके कोई सिक्योरिटी को रख लिया. सिक्योरिटी को रखने को हम क्या कहते हैं? जनरल लेन, पर्टिकुलर लेन, प्लेज, पॉन. 3 और 4 याद रखिए, इसको हम बोलते हैं प्लेज या पॉन. प्लेज और पॉन एक ही बात होती है, प्रतिज्ञा या मोहरा. आंसर आएगा 3 और 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 5. ओके, प्लेज और पॉन. सो आई होप दैट इज क्लियर. आपको प्लेज और पॉन का भी मतलब क्लियर हो गया है.
एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी आर द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है? सो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, रेटिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। इन सबको मैं समझाऊंगी आपको एक एक करके, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रेटिफिकेशन क्या होता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। रोक के एजेंसी, रोक कर एजेंसी, आवश्यकता से एजेंसी का हिस्सा, इसे बोलेंगे निहित समझौता द्वार, दैट इज बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड होता है। नेक्स्ट सेक्शन 186 टॉक अबाउट विच एजेंसी, एजेंसी हम कर रहे हैं ना, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, बाय रेटिफिकेशन। सेक्शन 186 टॉक अबाउट एक्सप्रेस एग्रीमेंट, हमने भी इम्प्लाइड वगैरह भी करा ना, इसके थ्रू भी एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। चलिए, एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी इज, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी को एजेंसी कौन सी कहते हैं? याद रखने, पेपर में ऑस्टेंसिबल आए तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब फॉर एग्जांपल कि पता है कि यही होगा एजेंट, है ना। इम्प्लाइड है, नौकर चला जाता है तो नौकर है, इम्प्लाई है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ए सेड ही इज़, ए ने बोला कि वो पी का एजेंट है एक्स की प्रेजेंस में। ए ने बोल दिया कि मैं तो पी का एजेंट हूँ, पी ने डिनाई नहीं करा, अब इसे बोलते हैं इम्प्लाइड एजेंसी। मतलब अपने आप हो गया, जब आप डिनाई नहीं करते हो तो इम्प्लाई हो गया ना कि आपका ही एजेंट है। ए ने बोला कि मैं पी का एजेंट हूँ एक्स के सामने, पी ने डिनाई नहीं करा। अब ये जो इम्प्लाइड एजेंसी है इसे क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय एस्टॉपल, होल्डिंग आउट या नेसेसिटी। याद रखिए इसे बोलते हैं एस्टॉपल, क्योंकि आपने उस टाइम पर उसे रोका नहीं, क्योंकि रोका नहीं तो इसे बोलेंगे एजेंसी बाय एस्टॉपल। ओके, क्योंकि उसने चुप नहीं रहा, कि उसने बोला नहीं ये तो मेरा एजेंट नहीं है। नेक्स्ट, ए सेंट पी हिज सर्वेंट टू केस शॉप आस्किंग हिम टू गेट गुड्स, गुड्स लिख दिया, सॉरी, गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेज द बिल। ए ने बोला कि सर्वेंट को कि जा के की शॉप पर जा और बोल दे कि क्या कहते हैं, मुझे पैसे, मुझे ये गुड्स दे दो। वो नौकर जाता है, पी जाता है नौकर और चला जाता है, और वो 3-4 दिन बाद बिल पे कर देता है ए। आफ्टर दैट सर्वेंट ना अपने आप बिना ए को बताए चला जाता है और वहाँ से गुड खरीद लेता है अपने लिए। और बट के को तो के की शॉप पर गया, के को तो यही लगा ना हाँ इसका नौकर तो पहले भी आया था, अब भी मतलब आया ही होगा, तो लेकिन उसने तो अपने लिए करा। अब इस चीज़ में ए फंस गया। क्यों? ए अब ये नहीं बोल सकता कि सेकेंड टाइम जब मेरा सर्वेंट आएगा तो वो मेरा एजेंट नहीं है। अब केस यू कर सकता है किसको? ए को, जो नौकर ने धोखाधड़ी करी उसके लिए। अब इसको क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, याद रखना, ठीक है, कि दूसरी बार वो एजेंट नहीं है। एजेंसी को रोक कर रखना, एजेंसी को रोक कर रखने को बोलते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अब आपको रोकना पड़ेगा, अब आपको बनाना पड़ेगा एजेंट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे उसने धोखा दिया है। नेक्स्ट, एक्स ने अपने घोड़े किसी दूसरी सिटी भेजे, पर उसकी डिलीवरी लेने नहीं गया, वो लेट हो गया। ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने क्या करा? उस घोड़ों को ना खाना खुना खिलाया। अब ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने खाना खिलाया, वो फ्री में थोड़ी खाना खिलाएंगे, क्यों खाना खिलाया? अब एक्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो उसने ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एक तरीके का उसका एजेंट बनकर उसने उसको खाना खिलाया, अब एक्स की ड्यूटी बनती है कि वो उसको उसकी पेमेंट दे दे, जिसे बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब ज़रूरत, आवश्यकता पड़ गई, इसीलिए आप एजेंट बन गए, एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट, a person untruly representing himself to be authorized agent of another, thereby inducing third person to deal with him as such agent। मतलब एक बंदा झूठ बोल रहा है कि मैं तो इसका एजेंट हूँ और फिर डील करना चाहता है, इसे हम क्या बोलेंगे? कौन सा एजेंट बोलेंगे? प्रिटेंडेड एजेंट, लिख लीजिए, इसे हम बोलेंगे प्रिटेंडेड एजेंट। नेक्स्ट, ए ने कंसाइन करा 100 बेल ऑफ कॉटन टू बी, ए ने 100 बेल ऑफ कॉटन करे बी को, who has made advance to him on such cotton, ठीक है जी, एडवांस दे दिया। ए डिज़ायर बी टू सेल द कॉटन एंड रीपे हिमसेल्फ
out of the price of cotton the amount of his own advance. He cannot revoke his authority nor it is terminated by his insanity or death. ठीक है ना. अब जिस बेसिकली अथॉरिटी को तुम या जिस एजेंसी को तुम रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इररेवोकेबल एजेंसी. ठीक है जी. क्यों? आपने कंसाइनमेंट भेज दी 100 बेल्स की, ठीक है, उसने उसको पहले ही पैसा दे दिया हुआ एडवांस में, ठीक है. तो उसने उसको क्या कहते हैं, एडवांस में जो पैसे लिए उसकी पूर्ति करने के लिए. सो जब आपका ऑलरेडी उधार चल रहा है और फिर आप थोड़ी कैंसिल आउट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना. सो इसलिए यू कैन नॉट रिवोक इट, इट इज़ कॉल्ड इररेवोकेबल. ठीक है जी. सो इसलिए इसमें इंटरेस्ट है ना, आप दोनों का इंटरेस्ट है. सो क्रेडिटर इज एम्प्लॉयड एज एजेंट. सो जब इस केस में क्या हुआ, क्रेडिटर क्या बन गया, एक तरीके का एजेंट बन गया ना, क्योंकि उसे पता था मुझे पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है, टुवर्ड्स इट डेट. सो इसलिए इसे तुम इररेवोकेबल मानोगे. ओके. सो जब एजेंट हैज़ इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, द रेवोकेशन वुड केस एजेंट पर्सनल लॉस. द प्रिंसिपल कैनॉट in such a case revoke the agency, leaving the agent exposed to the risk of liability he has already incurred. ठीक है. तो इसमें क्या है, जब when agent has incurred personal liability, उसने खुद का liability मतलब खुद ले लिया, सामान ले लिया. अभी जो हमने केस किया था वो वाला नौकर वाला, सो अब उसको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. A gives authority to A to pay creditor B's creditor C and placing necessary money in the hands of A for that purpose. ए ने इन्फॉर्म कर दिया सी को कि हैज़ रिसीव्ड द मनी एंड सी मे कलेक्ट द सेम टू हिम. पी कैनॉट रिवोक एज अथॉरिटी टू पेज ए एज इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी. ओके. सो ये हमारी इररेवोकेबल वाली अथॉरिटी होती है. थैंक यू सो मच. दिस इज़ माई नंबर. यू गाइज कैन टेक्स्ट मी फॉर ऑफर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय गाइज, टेक केयर. थैंक यू. इससे हमारा एजेंसी एंड इंडेमनिटी, गारंटी, पेमेंट प्लेज सब खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, मतलब नेक्स्ट एक्ट की तरफ आएंगे, दैट इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.